ये जो आप सामने देख रहे हैं ये सोशल वर्क समाज कार्य का प्रश्न पत्र है ये, ठीक है। ये समाज कार्य का प्रश्न पत्र है और ये जो प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, प्रश्न है सामाजिक नियोजन जब सामुदायिक दृश्य विन्यास में होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे जब सामाजिक नियोजन सामुदायिक दृष्टि में हो। और ये आपको बता दूं, मैं आप लोगों को मैंने पढ़ा रखा है सामुदायिक संगठन, मैंने आप लोगों को कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा रखा है और उस कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में मैंने मॉडलों के बारे में बात किया है। रॉथमैन का नाम बताया है और आप लोगों को नाम बताया है मुर्रेजीरोस के बारे में और एक सिद्दीकी के बारे में। तो ये सिद्दीकी का सिद्धांत है, सामाजिक नियोजन जब सामाजिक दृश्य विन्यास होता है, सामुदायिक दृश्य विन्यास होता है। किसका है ये कथन? ये सिद्दीकी जी का है, सिद्दीकी महोदय का है, तो ध्यान रखिएगा। और सिद्दीकी महोदय ने कहा था कि सामाजिक नियोजन जब हम कोई दृश्य, दृश्य का मतलब था विजुअल टाइप में, ठीक है, ऐसी क्रियाविधि में जब हम करेंगे तो पड़ोस योजना आवासीय क्षेत्र में होगा और भौतिक इकाइयों से होगा और इसमें जीवन के एक विशेष रैंक से संबंधित जब लोग बस जाते हैं, कहीं पर लोग बस जाते हैं, तो ऐसी प्रतिक्रिया जो देखने को हमें मिलती है वो सामुदायिक प्रतिवेश विकास का मॉडल में मिलता है, सामुदायिक प्रतिवेश विकास का मॉडल मिलता है। तो यहाँ पर मैं अगर आपसे बताऊं तो सूक्ष्म नियोजन नहीं है, क्योंकि सूक्ष्म नियोजन मैंने आपको बताया था उनका नाम माइक्रो और मीजो सिस्टम के बारे में आप लोगों से चर्चा किया था, याद आ रहा है किसी को? माइक्रो और मीजो सिस्टम, हाँ, तो वो है सूक्ष्म और वो है मीजो नियोजन। तो ये अलग स्टेटमेंट है, ये आपका गलत हो जाएगा। और अगर मैं बता देता हूँ आप लोगों को ये होता क्या है, देखिए ये आपका ना एक प्रकार से ग्रॉस है, ग्रॉस में मतलब ये जिसको हम बोलते हैं सूक्ष्म, तो जिसमें माइक्रो लेवल की जो प्लानिंग होती है, जिसमें माइक्रो लेवल की प्लानिंग होती है उसको हम बोलते हैं सूक्ष्म या ग्रॉस रूट प्लानिंग कहते हैं उसे हम, ठीक है। याद रखना, ग्रॉस रूट प्लानिंग किसे कहते हैं? सूक्ष्म नियोजन को बोलते हैं, ध्यान रखना। और सामुदायिक लोगों का विकास की जब जरूरतें होती तो उसकी पहचान की जाती है, यहीं से पहचान होती है। जब देखो अगर आपसे प्रश्न बने सामुदायिक लोगों का विकासात्मक जरूरतों की पहचान कौन से सिद्धांत से होगी, तो आप कहना माइक्रो से होगी, सूक्ष्म नियोजन से होगा, ये आपका सही हो जाएगा फिर। और माइक्रो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं मीजो प्लानिंग का, तो मीजो का मतलब होता है कि वह माइक्रो, वह सूक्ष्म जहाँ पर सामाजिक कार्यों के स्थान पे हो, जहाँ पे सामाजिक कार्यों के स्थान पर हो। तो ऐसे में मानसिक हो या भावनात्मक क्रियाविधि हो जिसमें आप स्वास्थ्य के मुद्दों को लेकर सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक, सांस्कृतिक कठिनाइयों को देखते हैं, ऐसी चीज़ों को वो बोला जाता है मीजो, वो बोला जाता है मीजो। तो ये पारिस्थितिकीय तंत्र का सिद्धांत है और ये पारिस्थितिकीय तंत्र का सिद्धांत दिया था ब्रोफेन, नाम लिख देता हूँ आप लोग भी लिख लीजिए, ब्रोफेन ब्रेनर ने नाम दिया था इसका, ठीक है भाई। और ये 1979 में दिया था। एक का नाम रखा था माइक्रो, दूसरे का नाम रखा था एक्सो, तीसरे का नाम रखा था माइक्रो। ये देखो ये माइक्रो है, मैक्रो है, ये मैक्रो है और ये माइक्रो है, कंफ्यूज मत होना, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है भाई, क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो और एक है क्रोनो। ये 5 जो है परिस्थितिकी के बारे में बताया था उसने, ठीक है, याद रखिएगा। और धरातल की बात अगर हम कर लेते हैं तो धरातल स्थल का मतलब होता है कि मतलब जहाँ पर समुदाय या किसी समूह में जो समस्याएं होती हैं उनके बेसिक लेवल की आवश्यकताओं की पहचान करने में धरातल स्थल का नियोजन होता है। तो ये सिद्दीकी जी का है और सिद्दीकी जी का कहना था कि सामाजिक नियोजन जब सामुदायिक, म्यूट है ये, कोई अनम्यूट है, जब सामुदायिक दृश्य विन्यास में होता है तो उसे हम प्रतिवेश नियोजन बोलते हैं। प्रश्न समझ में आ गया? कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का प्रश्न समझ में आ गया? ये प्रतिवेश नियोजन क्या है सिद्दीकी जी का? हाँ ठीक है भाई, हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। सर ये माइक्रो मैक्रो इसका सीक्वेंस एक बार वो बता दीजिए पूरा। हाँ लिखिए, एक होता है माइक्रो, ठीक है, दूसरा होता है एक्सो, ठीक है, तीसरा होता है आपका मैक्रो, और एक होता है आपका क्रोनो। अच्छा एक बात ध्यान रखना, इन दोनों के बीच में एक और होता है, उसको मीज़ो बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
मेजो, ठीक है, मेजो। क्लियर? ये 5 है। क्लियर। ये 5 स्टेप याद रखना, नाम भी याद रख लो। ब्रोफेन ब्रेनर किसने दिया है? हाँ, ब्रोफेन ब्रेनर ने। कब दिया था? 1979 में। ठीक, चलो। सतत विकास का लक्ष्य जो है, डैश के लक्ष्य जिन पर सभी डैश संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश के सहमत हो गए हैं। समाज कार्य में ये काफ़ी प्रश्न कई बार पूछा गया है, क्योंकि ये ऑलरेडी मेंशन भी किया हुआ है सिलेबस में आप सबके। सतत सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, क्यों? क्योंकि मानवाधिकार आपका यूनिट नंबर 10 में है एमपीपीएससी का। और अगर हम बात करें यूजीसी नेट की, तो वह आपका लगभग जो है 8 में आएगा, यूनिट नंबर 8 के लगभग समथिंग में आएगा, शायद यूनिट 8 में ही है ना। तो सतत विकास लक्ष्य के बारे में 2-3 बातें ध्यान रखें, जो कि एग्जाम में प्रश्न बनाया जाता है। सतत विकास लक्ष्य जो है 2015 से लेकर 2030 तक चला था, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। 2015 से लेकर 2030 तक चलेगा ये। और ध्यान रखना कि ये जो 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के शिखर की जब बैठक हुई थी, तो उस समय वहाँ पे थे 193 सदस्य देश थे। कितने? 193 सदस्य देश थे। लेकिन भाग कितने लिए थे? 191 भाग लिए थे। कितने सदस्यों ने? बताइए जरा। 181। हाँ, और कुल टोटल 17 लक्ष्य रखे गए थे, और उसमें कुछ एसोसिएटेड टारगेट बनाए गए थे। उस एसोसिएटेड टारगेट को बोला गया था 169 बोला गया था, ठीक है, विशिष्ट लक्ष्य में रखा गया था, याद रखना। और एक चीज़ और ध्यान रखना, आपने नाम सुना होगा जो है MDG का नाम, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। मैंने ट्रिक से बताया है आप सबको 17 के 17 गोल भी कैसे याद रखेंगे, कैसे आप MDG के 7 गोल याद रखेंगे, ये भी बताया है। याद रखना, इसमें कुल टोटल 8 लक्ष्य रखे गए थे, और एसोसिएटेड जो टारगेट रखे गए थे, इसमें रखे गए थे 18 एसोसिएटेड टारगेट रखे गए थे। आप लोग लिखा भी करें, मेंशन भी क्या करें, नोट्स भी बनाया करें। और एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर इस समाज कार्य में कई बार प्रश्न बनाया गया है, ये पूछा भी गया है समाज कार्य में। 1887 को लेकर, सॉरी 1987, 1800 नहीं होगा, 1900 होगा, 1908 या 87, 1987, ठीक है। तो इसमें पर्यावरण और विकास को जब सुझाव देने की बात हो रही थी, तो उस समय एक आयोग बना था, उस आयोग का नाम था ब्रेटलैंड आयोग। उसका नाम क्या था? ब्रेटलैंड आयोग। तो ये काफ़ी बार प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि बताइए जरा, पर्यावरण और विकास पर सुझाव देने को लेकर या गठित आयोग के रूप में किस आयोग ने काम किया है, या कौन सा आयोग की एक अहम भूमिका रही है। तो याद रखना 1987 ब्रेटलैंड आयोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको बोला है, एग्जाम में पूछा जाता है ये। और पृथ्वी सम्मेलन से भी कभी कभी प्रश्न बनता है, ये इसी का पार्ट है ना। कुछ चीज़ें मैं आपको जो डिस्कस कर रहा हूँ, ये आपको इसी प्रश्न के आधार पे बता रहा हूँ कि यहाँ से प्रश्न बनते हैं ये सारे के सारे। जैसे पृथ्वी सम्मेलन पूछ लेगा आप लोगों से कि बताइए पृथ्वी सम्मेलन जो है वो पहली बार कहाँ हुआ था, तो आप बताना कि रियो डी जेनेरियो में हुआ था, शहर में, ठीक है, याद रखना ये। और इसी में टारगेट जो रखा गया था एजेंडा 21 रखा गया था। तो एजेंडा 21 किससे संबंधित है? तुरंत आप लोग बोलना, पृथ्वी सम्मेलन से संबंधित है, रियो डी जेनेरियो से संबंधित है, ठीक है, और 1992 में। और इसमें कुल टोटल जो सदस्य थे वो जो भाग लिए थे इसमें 171 रखे थे, ठीक है, 171 कर लीजिए, ठीक है, देश के बारे में। और 20 साल बाद फिर हो गया, आपको पता होना चाहिए 20 साल बाद जब हुआ तो रियो में हुआ था, रियो ब्राज़ील में ही 2012 में हुआ था, 20 साल तो 2012 में हुआ, ब्राज़ील में ही हुआ था वो भी, ठीक है। और याद रखना ये भी इम्पोर्टेंट ही है सारे के सारे, ठीक है। और यहाँ जो तय ये किया गया था कि क्योटो प्रोटोकॉल, जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो किससे संबंधित है, तो रियो डी जेनेरियो बच्चे लगा देते हैं क्योटो प्रोटोकॉल को, देखते हैं तो नहीं भाई, क्योटो प्रोटोकॉल अगर मिलेगा तो आपको सीधा सीधा लगाना है कि ये रियो में तो हुआ था, ब्राज़ील से संबंधित है, ठीक है, और ये रियो +20 से रिलेटेड है, याद रखना आप लोग, ठीक है भाई। अच्छा, मुझे जरा बताइए पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। 5 जून को। हाँ, तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। तो इसका करेक्ट जवाब जरा मुझे बताइए, कौन सा, कितने सदस्य थे देश इसमें सतत विकास में? अच्छा भाई 193 थे और भाग लिए 191, तो आप इसको लगाओ। और उसमें मिलेनियम डेवलपमेंट में एसोसिएटेड गोल कितने थे? 18 थे। और इसमें एसोसिएटेड गोल कितने रखे गए लक्ष्य? 169। तो आप इसी को टिक मारिए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया जवाब। इंडिकेटर
32 हो गया ना सर, कौन सा? जो एसडीजी की बात हो रही है उसमें बैकग्राउंड आवाज़ आ रही है भाई 232 किसी के यहाँ से, बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड आवाज़ आ रही है। बैकग्राउंड आवाज़ आ रही है किसी के यहाँ से। हाँ बताइए क्या बोल रही वो? सर। अभी 232 हो गए हैं ना, वो जो अभी बताया आपने नहीं 244, इंडिकेटर। एसोसिएटेड 244, 244 ये आपको वो बताए गए हैं, ये बताए गए हैं इंडिकेटर फ्रेम्स वर्क बताए गए हैं, इंडिकेटर फ्रेम्स वर्क बताए गए हैं एसोसिएटेड, ठीक है। एसोसिएटेड गोल आप 169 ही लगाना, 232 वगैरह नहीं आएगा, 244 आपका आएगा इंडिकेटर। हाँ इंडिकेटर आएगा, क्या बोलो? हाँ लक्ष्य जो है आपके, हाँ लक्ष्य 17 रखे गए हैं। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, थोड़ा फास्ट करिए आप लोग। देखिए यहाँ पर देखिए, सतत विकास में जो मैंने अभी बताया क्वेश्चंस कि जो वैश्विक सूचक हैं, सूचीबद्ध सूचक संख्या कितनी होगी, 232 है कि 244 है, बताइए जरा दीपा मैडम। सर अभी तो आपने बताया 244। हाँ 244, 232 था। 232 कहाँ पे, इसका क्या आंसर दिया है 232? नहीं सर, वो मैं पढ़ी थी ना तो 232 में था। नहीं 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 232 नहीं होगा। ठीक है, आप बता रहे थे सही हाँ होगा। हाँ हाँ ये सही है आपका, 244 कर लीजिए, ये आपको ध्यान रखना है, ये प्रश्न वही है, ठीक है, उससे संबंधित है। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए जरा इस प्रश्न को, भारत के जो संविधान है, बताइएगा जरा मुझे, भारत का संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची पंचायत से संबंधित है? पंचायत से संबंधित है। हाँ 11वीं, ओके एक मिनट थोड़ा हो। यहाँ पर अगर हम बात करें, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से अनुसूची जो है पंचायतों से संबंधित है, प्राधिकार और उत्तरदायित्वों से संबंधित है, जरा मुझे बताइए इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? 11वीं अनुसूची, ओके ओके, अच्छा एक मिनट। सर आज आप एमपीपीएससी वाले ग्रुप में ही हाँ दे हाँ रहे थे, हाँ हाँ और उसमें भी ज्वाइन नहीं हो रहा था। अच्छा, मैंने शेयर कर दिया था हाँ फिर नहीं बाद बहुत में। बढ़िया किया, बहुत अच्छा काम किया। चलो आगे हम बात करते हैं एक और यहाँ पे क्वेश्चन पे। तो ये देखिए अनुसूची जो 8 है, आप लोग जी देखिए यहाँ पे जो अनुसूची नंबर 8 है, इसको ध्यान रखिएगा, अनुसूची 8 भाषा से संबंधित है। मैंने कहा था, एक ट्रिक बताया था, ट्रिक से पढ़ाया था आप लोगों को कि भाषा, मुझे 8 भाषा आती है। कौन सी सूची में? 8वीं सूची में है ना, 8 भाषा। और याद रखना, अब वर्तमान में कुल टोटल कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं, ये बताया था कि 22 भाषाएं हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि 2004 में 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, जैसे मैथिली भाषा याद रखिएगा, डोंगरी याद रखिएगा, संथाली याद रखिएगा और बोडो याद रखिएगा, ये 4 भाषा याद रखिएगा। अनुसूची 9 की बात करूं तो 9 का क्या था, मैंने आप लोगों से कहा था कि मान लीजिए एक भाई कह रहा था उससे, भाई संपत्ति ले लो, तो उसने कहा नो भाई नहीं संपत्ति, मतलब उसकी ज़मीन वगैरह लेने की बात कर रहा था। भूमि सुधार की बात हो रही थी, तो भूमि की बात होती है तो भूमि सुधार जो हो जाएगा आपका अनुसूची नंबर 9 था। और मैंने इसकी भी ट्रिक बनाया था, अनुसूची 11 में क्या बताया था आप लोगों को, मैंने कहा था भाई कोई लड़का है 11वीं क्लास में पढ़ रहा है और गांव में पढ़ रहा था, गांव का मतलब पंचायत था, और ये गांव से रिलेटेड था, पंचायत पढ़ रहा था, तो इसलिए उसके घर वालों ने एडमिशन करवा दिया 12वीं क्लास में, और वो शहर में एडमिशन करवा दिया। तो नगर पालिका का वर्णन, तो नगर पालिका का वर्णन जो है वो 74वें संविधान संशोधन से था। ठीक है भाई, म्यूट हो जाइए, कोई म्यूट नहीं है, ठीक है। ये प्रश्न क्लियर हो गया, बताइए एक बार सभी लोग, ये क्वेश्चन का जवाब आपको आ गया? एक बार कंफर्म कर दीजिए मुझे, ये क्वेश्चन नंबर का जो जवाब था क्लियर हो गया आप लोगों के? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, 11वीं अनुसूची। वेरी गुड, क्लियर है सर। चलो फिर ठीक। आगे हम बात कर लेते हैं, एक और प्रश्न लेते हैं, और यहाँ पर प्रश्न है कि भारत के संविधान में अनुच्छेद जो है ग्राम पंचायत के संगठनों से दिया गया है, तो बताइए वो कौन सा संगठन है, पंचायत का संगठन जो रिलेट करता है अनुच्छेद को 40 से रिलेट करता है। ओके ठीक है भाई, देख लेते हैं 40 है कि 41 है, ठीक है।
तो देखो मैंने इसके बारे में भी आप लोगों को ट्रिक से पढ़ाया, इसको भी ट्रिक से बताया। तो भारत के संविधान में पहले तो आप अनुच्छेद 39 के बारे में जान लीजिए। जो अनुच्छेद 39 है वो बेसिकली, अच्छा ये सारे के सारे अनुच्छेद जो है ना मौलिक अधिकार से लिए गए हैं, और मौलिक अधिकार आप अच्छे तरीके से जानते हैं, जहाँ पे नीति निर्देशक सिद्धांत के तत्व दिए गए थे, और उसमें आपसे बात किया गया है आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक। और कहाँ से लिया गया है, वो आयरलैंड से लिया गया है, DPSP से, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पे अनुच्छेद 39 के, तो ये राज्य सरकार के अनुसरणीय कुछ नीति के तत्व हैं, वहाँ पर बात किया गया है, वो है अनुच्छेद आपका 39 वाला। अनुच्छेद अगर मैं 40 की बात करूँ तो यही है ग्राम पंचायत का। तो इसे याद रखिएगा, ये UGC में 3 से 4 बार प्रश्न पूछा गया है ये, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हो सकता है दोबारा रिपीट हो जाए, तो ये ध्यान रखना। ये अनुच्छेद 40 है आपका। अनुच्छेद 41 की बात करता हूँ, 41 की बात करता हूँ। ये कहता है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने के अधिकार की बात करता है भारत का ये संविधान। ये अनुच्छेद नंबर कौन सा हो जाएगा, 41 हो जाएगा। तो इसका आप ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद जो है आपका 42 की बात अगर मैं करूं तो 42 कहता है काम की न्याय संगत, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। UGC में आप लोगों से बता दूं, समाज कार्य के पेपर में लास्ट टाइम में जो पेपर हुआ था 5 नवंबर 2020 को, प्रसूति सहायता पूछ लिया था। तो प्रसूति सहायता पूछा था, याद रखिएगा। फिर आप अनम्यूट हो गए कोई लोग, ठीक है भाई। तो ये प्रसूति जो सहायता होगा, तो आप इसे ध्यान रखिएगा, यह आपका अनुच्छेद जो होगा 42 हो जाएगा, ठीक है भाई। और मनोचित दशाओं के बारे में भी यही है। तो ये 3 चीज़ें बना सकता है, यहाँ से 3 टाइप से प्रश्न बन सकते हैं। या तो प्रश्न पूछेगा प्रसूति सहायता, या तो प्रश्न पूछेगा मनोचित दशाएं, आप अनम्यूट हो जाइए। हाँ, या तो आपसे पूछेगा कि काम की न्याय संगति क्यों लेकर, ठीक है। तो इतनी चीज़ें पूछा जाएगा, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। और यहाँ से अगला प्रश्न हमारे सामने ये रहा, निम्नलिखित में से ये बताना है आपको विषम के बारे में। विषम समझते हैं ना, ओड, हाँ। एक मिनट, हमने क्वेश्चन कुछ छोड़ा है क्या पीछे? हमने क्वेश्चन छोड़ दिया 2-3। ये प्रश्न है, ये वाला बताइए। कह रहा है कि भारत एक विधिक व्यवस्था है जिसके आधारभूत ढांचे पर ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का प्रभाव है। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। ये अच्छा, आप कह रहे हैं बी, ठीक है। आप समझ लीजिए एक बार, मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ पहले सिविल विधि के बारे में। सिविल विधि क्या होती है पहले ये तो जानो। ये जानते हैं क्या होती है? ये एक प्रकार से अगर मैं बात करूँ, सिविल लॉ है ये, और यहाँ पर मालिक नागरिक कानून के तहत व्यक्तियों पर अत्याचार के लिए जो मुकदमा चलाया जाता है वो परिप्रेक्ष्य में ये देखता है। जैसे आपराधिक हो या धार्मिक मामले के बजाय समुदाय के बीच में कोई सी कम्युनिटी वर्क के, या कम्युनिटी वर्क कर रहे हो आप लोग, और समुदाय के बीच में कोई निजी संबंधों से संबंधित है, तो उसके परिप्रेक्ष्य में सिविल लॉ आता है, कानून की प्रणाली आती है, तो वो ये सही होगा। लेकिन यहाँ पर प्रश्न है कि आधारभूत जो है ढांचाएँ हैं वो हैं किससे संबंधित, औपनिवेशिक से संबंधित है, तो ये गलत हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं दंड विधि के बारे में, तो दंड विधि आप लोगों को पता होना चाहिए, इसको हम बोलते हैं क्रिमिनल लॉ बोलते हैं, और ये आपराधियों को सजा के संबंधित होता है, अपराधियों के सजा के संबंधित। अब बताइए जरा, प्रश्न में लिखा है आपराधिक? नहीं लिखा ना, तो फिर क्यों जाओगे, इसको काट दो इसको। फिर प्रशासनिक विधि की बात कर लेते हैं। ये प्रशासनिक कानून का विभाजन करता है बेसिकली, जो है सरकार का प्रशासनिक एजेंसियों की जो भी क्रियाविधि होगी, जो भी गतिविधि, जो भी एक्टिविटी होती है, उन एक्टिविटी को नियंत्रित करता है, और इसे सार्वजनिक तरीके से कानून को एक शाखा के रूप में मानता है। तो जब इसे किसी ब्रांच वगैरह के रूप में मानता है तो हम इसको बोलते हैं प्रशासनिक रूप में, क्योंकि प्रशासनिक एजेंसियां की गतिविधि को नियंत्रित करती है, प्रशासन ही तो करता है भाई। तो ये हो, लेकिन यहाँ पे प्रशासन नहीं लिखा था, यहाँ पे लिखा था कि एक ऐसी विधि की व्यवस्था बताइए जहाँ पे ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का प्रभाव पड़ा। लोक अगर विधि की बात करूँ, जिसको हम बोलते हैं कॉमन लॉ, ये अंग्रेजी कानून का वह हिस्सा है, ये अंग्रेजी कानून का वह हिस्सा है, या ब्रिटिश कानून का वह हिस्सा है जो कानून के बजाय कस्टम और न्यायिक मिसाल के लिए जाना जाता है, या आप मिसाल के रूप में ला सकते हैं। तो वह क्रियाविधि कहलाती है, औपनिवेशिक शासन कहलाती है। तो यहाँ पर सही जवाब गरिमा ने बताया था मुझे, यहाँ पर बी फॉर बॉम्बे, लोक विधि आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है भाई। तो इसका आप खासकर ध्यान रखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा ये भी इम्पोर्टेंट है, और ये सभी के सभी ये प्रश्न जो आ रहे हैं, जो देख रहे हैं आप लोग ना,
ये संविधान से देख रहे हैं तो संविधान समाज कार्य के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा भी कि 14 आर्टिकल्स, 15 और 16 जो आर्टिकल थे वो भी, और प्लस में मैंने देखो भी एक क्वेश्चंस बनाया था एलिगेशन को लेकर, ठीक है ना, कि किसके किसके अंतर्गत जो है भारतीय नागरिक के अंतर्गत आता है, तो ये संविधान का ही पार्ट बन जाता है, समाज कार्य के संविधान का ही पार्ट बनता है, तो ध्यान रखिएगा ये सभी सभी। क्वेश्चन नेक्स्ट लेते हैं। 42वें संविधान संशोधन में जो भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्य थे वो समुच्चय वाला डैश अंतः स्थापित करता है, बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? बी सर। बी। ओके, चलिए अब आप सबका जवाब बी आ रहा, तो आपको यानी ये सवाल पता है, तो थोड़ी सी जानकारी बता देता हूँ जिनको नहीं पता हो। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर आप सभी लोग, ये भाग 4 है, भाग 4 का का है, भाग 4 का का है, और भाग 4 के का को ही हम लोग मौलिक कर्तव्य कहते हैं। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? मैंने आपको बताया था एक व्यक्ति रूठ गया था, और रूठा कौन था? रूस। तो रूस से लिया गया है ये मौलिक कर्तव्य। और कुल टोटल अगर आपसे पूछेगा मूल बताइए जरा, मूल मौलिक कर्तव्य कितने थे? कौन बताएगा? कोई बताना, किसी को पता है? मूल कर्तव्य कितने थे? 10। कितने थे? 10 थे। 10 थे। हाँ, भारत के। अब 11 हो गए। हाँ, अब इसको जो है भारत में इसे जो है नागरिक कर्तव्य कहा गया है, इसे नागरिक कर्तव्य भी बोलते हैं। वर्तमान में कुल टोटल 11 हो गए हैं। अब 11 कैसे हुए हैं, अब इसको थोड़ा सा समझिएगा। जब 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, 1976 में, तो आपने ये पढ़ा है कि सर ने केवल बताते हैं पास, तो पास ही नहीं था, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, समाजवादी यही नहीं था ये इसमें। इसके साथ साथ अगर मैं आप लोगों से जिक्र करूं तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर ही जो 42वां संविधान संशोधन था उसमें मौलिक कर्तव्यों के बारे में भी जिक्र किया गया था। तो प्रश्न ये काफ़ी बार बनता है, वनडे के एग्जाम जितने होते हैं उसमें तो ज़रूर पूछा जाता है स्वर्ण सिंह समिति के बारे में, तो याद रखिएगा स्वर्ण सिंह समिति का भी नाम यहाँ पर। और इन्होंने आपको मैं बताऊं तो जब 11 जो जोड़ा गया 11वां मौलिक कर्तव्य, उस 11वें मौलिक कर्तव्य का नाम था कि जिसमें 6 से 14 वर्ष के आयु के जो बच्चे थे उन बच्चों के माता पिता या उनके संरक्षक उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें, यह बात की जा रही थी। और इसे जोड़ा गया था 4 के का में, और उसके अंतर्गत एक पार्ट था 51 का 1। ठीक है, आप इसे ध्यान रखिएगा, 51 मतलब 51 का ए में जोड़ा गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार लगा लीजिएगा, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। यहाँ से बहुत फैक्ट मैंने बताया है, इन फैक्टों को ध्यान रखिएगा, ये जरूर पूछा जा सकता है आप लोगों से। यहाँ पे प्रश्न है आप लोगों के सामने कि आपको बताना है एक ऑड शब्द के बारे में। मैं थोड़ा सा इंग्लिश भी दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ध्यान रखिएगा। यहाँ देखिए ऊपर इंग्लिश में भी है, नीचे हिंदी में भी है, तो करिएगा। देखो एक यहाँ पर लिखा हुआ विवाचन, पहले तो मीनिंग समझिए इसका, विवाचन का मतलब क्या होता है। देखो आप लोग जानते होंगे औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो मैंने आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, आप लोग वीडियोस देख लेना, या तो मैं दोबारा से जब करवाने वाला हूँ रिवीजन यूजीसी वाले बच्चों का फिर से, क्योंकि अब टाइम मिल गया है, तो इसलिए यूनिट नंबर फर्स्ट से केवल एक जो है कराऊंगा, एक बार यूनिट नंबर फर्स्ट, फिर दोबारा यूनिट नंबर सेकंड। यूजीसी का अलग होगा और एमपीपीएससी का अलग होगा, ठीक है भाई, इनका अलग होगा, यूनिट वाइज टॉपिक अलग अलग चलेगी। तो अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो आप यहाँ पे सुन लीजिए ध्यान से आप लोग कि औद्योगिक विवाद जो अधिनियम है उसका निपटारा कैसे किया जाता है, वही प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। तो विवाचन का मतलब वो नहीं है, विवाचन का जो अर्थ होता है मध्यस्थता होता है, लेकिन मध्यस्थता वो प्रक्रिया होती है जिसमें विवाद को प्रस्तुत तो किया जाता है, पार्टियां समझौते करती हैं, एक या एक से अधिक, जब कोई मान लीजिए एक या एक से अधिक कोई मध्यस्थ हो, मतलब कार्यकर्ता लोग हों, ऐसी कंडीशन पे जो विवाद हो जाता है तो वह बाध्यकारी निर्णय लिया जाता है। ऐसी बाध्यकारी निर्णय को हम लोग बोलते हैं विवाचन। क्या बोलते हैं? विवाचन। विवाचन औद्योगिक विवाद अधिनियम के दौरान जो है उसकी विवाद को निपटारा करने का एक पार्ट है ये विवाचन। ऐसी में ध्यान रखना ये मध्यस्थता की प्रक्रिया होगी, विवाद को प्रस्तुत किया जाएगा और पार्टी के माध्यम से इसको समस्या का समाधान करेगा। एक बात ये। दूसरी बात आप देख रहे हैं यहाँ पे सराधन, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 में। तो सराधन के बारे में ये जो है विवाद या असहमति को समाप्त करने के लिए है। अच्छा, सराधन को हिंदी में अगर मैं बात करूं, बहुत ज़्यादा शुद्ध हिंदी लिख दी गई है, तो इसको बोला जाता है सुलह, इसको बोला जाता है समझौता, इसको बोला जाता है सराधन। अच्छा, ये तो लिखा ही है आपको, है ना, इसी को बोला जाता है प्रक्रिया ही बोल सकते हो, ठीक है, एक प्रकार की प्रक्रिया है समस्या का समाधान करने के लिए।
तो ये विवाद या असहमति को समाप्त करता है, विवाद और असहमति को। तो विवाद और असहमति समाप्त होने की जो प्रक्रिया कहलाती है वो बेसिकली जो है आपकी आ जाती है किसमें, पार्टियों में आ जाती है। तो ये भी पार्टियों से, समूह से ही रिलेटेड होगा आपका थोड़ा सा, ठीक है भाई। तो ये चीज़ आपका हो जाएगा। और आगे अगर हम बात करें तो अधिनिर्णयन के बारे में, तो अधिनिर्णयन के बारे में आप देख लीजिए, इंग्लिश भी देख लीजिए और यहाँ पे हिंदी भी देख लीजिए। अधिनिर्णयन जो होता है निर्णय लेने की प्रक्रिया होती है। तो ऐसे मामलों में जब न्याय के निर्णय लेने की अदालत जाना पड़ जाता है, यानी विवादित मामले को आप क्या करते हैं, औपचारिक निर्णय लेते हैं, औपचारिक निर्णय। तो ये भी एक प्रकार से कहाँ पे हो रहा है, जहाँ पे एक प्रकार से पार्टियों के माध्यम से काम की जो है क्रियाविधि चल रही है। परंतु जो सामूहिक गतिविधि होती है, ये सामूहिक गतिविधि का मतलब ये होता है, या सामूहिक सौदेबाजी का अर्थ ये होता है, ठीक है, एक मिनट, सामूहिक सौदेबाजी का ये ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कामकाजी लोग अपनी यूनियन के माध्यम से अपनी समस्याओं का निदान करते हैं। तो अपनी यूनियन के माध्यम से कर लेते हैं ये, तो यही अलग है। बाकी देखिए कहीं ना कहीं जाना पड़ रहा है लोगों के पास, यहाँ पे भी जाना पड़ रहा है, इसमें भी जाना पड़ रहा है, इसमें जाना भी पड़ रहा है, लेकिन ये नहीं जाना पड़ रहा है, ये तो अपने आप ही कर ले रहे हैं सामूहिक सौदेबाजी करके, है ना। तो ऐसे में जैसे वेतन हो, लाभ हो, घंटे हो, अवकाश हो, नौकरी हो, स्वास्थ्य हो, या सुरक्षा को लेकर हो, या स्त्रियों की सुरक्षा को लेकर हो, या परिवार को संतुलित करने से संबंधित हो, ये सभी सामूहिक सौदेबाजी में आ जाते हैं। कोई भी समस्या हो सकती है, उन समस्याओं को सामूहिक सौदेबाजी से निपटारा किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। यहाँ पर क्लियर हो गया, डी फॉर डेनमार्क करेक्ट जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये ध्यान रखा करें, थोड़ा सा जो ट्रेडिशनल शब्द हैं ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, है ना। अभी देखो मैंने आज आप लोगों को पढ़ाया है यौन उत्पीड़न के बारे में, ठीक है भाई, आज की ही क्लास थी आप लोगों के एमपीपीएससी में। तो ये भी देखो ऑप्शन में आ जाता है कभी कभी क्वेश्चन, है ना, ऐसे बनाते हैं अप्लाइड टाइप के प्रश्न, लेकिन ये ध्यान रखना आप लोग। अच्छा, इसका जवाब मुझे बताइए जरा, जो है व्यथित व्यक्तियों को मानसिक और शारीरिक नुकसान। देखो मैंने आपको बताया था व्यथित व्यक्ति, तो व्यथित व्यक्ति मतलब पीड़ित होता है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि उस जो है जो पहला अध्याय था आज की क्लास में, मैंने बताया उसमें था पहला अध्याय कैसा था भाई, प्रारंभ में यही बताया गया था ना, महिला के बारे में परिभाषित जब किया जाता था, व्यथित महिला किया था क्या, तो यही बताया गया था। तो आगे बात करो, देखो अब थोड़ा सा प्रश्न है, ये मत समझना कि ये वाला ऑप्शन होगा, देखो अभी मैं बता नहीं रहा हूँ, आप लोगों को बताना होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि मानसिक और शारीरिक नुकसान पहुँचा रहे हो, चोट पहुँचा रहे हो, स्वास्थ्य से संबंधित है, सुरक्षा से संबंधित है, जीवन या खुशहाली के खतरे में डालने वाले शारीरिक हैं, यौन है, मौखिक है, भावनात्मक है, आर्थिक है, ये सभी चीज़ें देखो समस्या दे। क्या मैं इतनी सारी बातें आज आप लोगों को यौन उत्पीड़न में बताया है, ये सारी बातें बात किया था, नहीं बोला था, तो इसलिए ये यौन उत्पीड़न तो नहीं होगा, ये यौन उत्पीड़न तो नहीं होगा। लेकिन आप जरा मुझे बताइए इसका जवाब फिर क्या होगा भाई। हाँ, घरेलू हिंसा। भाई अभी मैंने एमपीपीएससी की क्लास आज 2 दिन पहले हुई थी, आप लोग तो ज्वाइन नहीं करते हो भाई यूजीसी वाले बच्चे, परंतु वहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया भी था, वहाँ पे साफ शब्दों में ये सारे शब्द जो है जिक्र मैंने किया था। 6 बजे होती है ना वो क्लास? हाँ, और वो मैंने सभी लोगों को बताया था भाई, और जितने बच्चों ने साथ क्लास अगर वो लिया है, अगर ये प्रश्न उसने गलत कर दिया है फिर तो उनकी समझ ले अभी वो व्यक्ति कि उसकी जो तैयारी है बहुत वीक है और अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। तो इसका करेक्ट जवाब जो होगा घरेलू हिंसा ही होगा। और जो यौन उत्पीड़न होता है, जैसे एक अवांछनीय यौन अग्रिम होता है, एक प्रकार से अवांछनीय प्रतिक्रिया जाहिर करता है ये, और मैंने बताया भी था जो किसी व्यक्ति को नाराज या अपमानित जनक या भयभीत महसूस कराता हो वही कहलाता है यौन उत्पीड़न, मैंने ये बताया था आज आप लोगों को। और फिर उसके बाद जो है छेड़छाड़ तो आप समझ ही रहे होंगे कि किसी व्यक्ति या विशेष के रूप में एक महिला या बच्चे के यौन उत्पीड़न का जब दुरुपयोग होता है तो ऐसी कंडीशन पर छेड़छाड़, जैसे किसी को आक्रामक या लगातार तरीके से परेशान करने वाली जो प्रतिक्रियाएं होती हैं वो आपकी छेड़छाड़ कहलाती है, ठीक है। और आपराधिक जो है अभित्रास का मतलब होता है धमकी। क्या मतलब होता है इसका? धमकी, ठीक है। अब तो आप समझ गए होंगे आपराधिक धमकी है। तो आपराधिक धमकी जैसे मान लीजिए ये कि कोई भी व्यक्ति अगर है, ठीक है, जो है अन्य व्यक्तियों के साथ संपत्ति या प्रतिष्ठा को लेकर उसे चोट पहुंचाने के साथ दूसरे को धमकी दे रहा है तो वह आपराधिक अभित्रास कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? आपराधिक अभित्रास कहलाएगा। तो ध्यान रखना ये जो है प्रश्न अनुच्छेदों से पूछे गए हैं, ठीक है भाई,
ये सॉरी अनुच्छेद नहीं है, अधिनियम से प्रश्न पूछे गए हैं। कहाँ से पूछे गए हैं प्रश्न? अधिनियमों से प्रश्न बनाए गए हैं। और ये भी बनाया गया है किसके आधार पे? कॉन्सेप्चुअल के आधार पे बनाया गया है। ठीक है भाई, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा, सोशल वर्क का ही पार्ट है ये भी। आगे हम बात करते हैं। सर हाँ सर, ये यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ में डिफरेंस क्या होगा अगर हम डिफाइन करें? देखो, छेड़छाड़ सीधा सीधा से मतलब ये है कि किसी को आक्रामक या लगातार तरीके से परेशान करने रहे हो, कंटिन्यू परेशान कर रहे हो, तो छेड़छाड़ वाली। ठीक है। और सर जैसे व्यक्तियों के बारे में बोल रहा है, और आपराधिक षड्यंत्र के अंतर्गत आएगा ना। आपराधिक की अगर मैं बात अगर करूं, महिलाओं के बारे में होता तो आता फिर यौन उत्पीड़न या फिर महिला हिंसा या घरेलू हिंसा कुछ भी। नहीं, फिर से रिपीट करिए, मैं आपकी बात नहीं सुन पाया, दोबारा से मुझसे पूछिए। जी सर, यहाँ पे अगर होता तो कोई गर्ल्स होती, वुमेन्स वगैरह होती, उनसे रिलेटेड होता, फिर यौन उत्पीड़न वगैरह आता, भावनात्मक आता। अच्छा अच्छा अच्छा, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन किधर जाएगा? मेरा सर डी की ओर जा रहा है। डी रहा आपका अपराधिक डी। षड्यंत्र। अच्छा 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 अच्छा, नहीं नहीं, अब मैं आपको बताता हूँ डी क्या है। देखो, डी आपको बताता हूँ। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को, ठीक है, आपने एक और भी व्यक्ति को, अदर व्यक्ति भी है साथ में, आप उस व्यक्ति को या उसकी प्रतिष्ठा को चोट पहुंचा रहे हो, आप उस प्रतिष्ठा को क्या पहुंचा रहे हो? चोट पहुंचा रहे हो। तो ऐसे चोट पहुंचाने के साथ जो दूसरे को धमकी देता है ना, वो आपका कहलाता है आपराधिक अभित्रास कहलाता है, आपराधिक धमकी कहलाती है वो घरेलू नहीं हिंसा के लिए। घरेलू हिंसा तो भाई वो होती है जहाँ पर आप देख रहे हैं कि उसको स्वास्थ्य के रूप में भी, उसको जीवन की खुशहाली के खतरे में भी डाल भी रहा है, ठीक है, साथ ही साथ उसको नुकसान पहुंचा रहा है, उसको आर्थिक शोषण, उसके भावनाओं से, उसके जो है मौखिक से, उसके यौन से, ये सभी के सभी परिभाषित कर देता है भाई। अभी आप लोगों ने पढ़ा भी होगा घरेलू हिंसा के बारे में। ये प्रश्न बहुत सरल है, और अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी की तरफ, तो फिर ये गलत जवाब जा रहा है आपका। ठीक है, आपराधिक अभित्रास नहीं होगा, ये धमकी है, आपराधिक धमकी है ये धमकी है, धमकी नहीं है ये। आपराधिक जो घरेलू हिंसा होता है, ये सारे के सारे इसमें मेंशन हो जाते हैं। आप घरेलू हिंसा का पढ़िए, उसको मैंने पढ़ाया भी, आपको बताया भी है घरेलू हिंसा के बारे में, तो उसको ध्यान से देखिए। 2005 का ये अधिनियम है, उस अधिनियम में लाया गया, साफ शब्दों में बोला। मैं जेंडर के ऊपर डिफाइन सोचा सर, जेंडर से। नहीं, आप जेंडर की तरफ ना जाइए। देखो, यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारे शब्द दिया था, छेड़छाड़ को भी दे दिया, यौन उत्पीड़न को भी दे दिया था। तो यौन उत्पीड़न तो महिला के संबंध में ही था, तो यह महिला के बारे में वहाँ पे परिभाषा में नहीं बोला था। वैसे तो आप ये भी सोच सकते हो कि भाई इसका यौन उत्पीड़न तो इससे संबंध में ये भी हो सकता है, परंतु उसका अधिनियम अगर आप पढ़े तो परिभाषित उसने खुद कहा है कि यौन उत्पीड़न वो प्रतिक्रिया होती है, इससे अपमानित होती है, भयभीत महसूस कराने वाली होती है, जो किसी व्यक्ति को नाराज कर देने वाली होती है, अवांछनीय यौन होता है, वो होता है यौन। ठीक है, हाँ, तो वो हो जाता है। यहाँ पे करेक्ट जवाब बी फॉर बॉम्बे, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, घरेलू हिंसा। चलिए, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा। घरेलू हिंसा में पीड़ित व्यक्ति का महिला होना जरूरी होता है क्या? मेल पर्सन भी हो सकता है क्या घरेलू हिंसा में पीड़ित? घरेलू हिंसा में महिला होना जरूरी है भाई? घरेलू हिंसा के लिए तो अधिनियम ही बनाया गया है। कैसे क्वेश्चन कर रही हो आप? ये सिंपल सा क्वेश्चन है। और घरेलू हिंसा में आपको कभी पुरुष के बारे में सोचना ही नहीं। प्रश्न अगर आ रहा है, हाँ डिबेट वगैरह कर रहे हो, तो आप ऐसा कह सकते हो कि भाई नहीं, घरेलू हिंसा में पुरुष के लिए भी बनाई है। डिबेट लेवल की मैं बात पूछ रही हूँ। हाँ, तो डिबेट लेवल पर आप ये होना जरूरी है ना, तो उसके लेवल पे मैं बात कर रही हूँ। हाँ, तो फीमेल होना जरूरी है क्या? तो जब डिबेट कर रही हो तो फिर ऐसे मत बोलो ना कि जरूरी है क्या। फिर तो ये कहो सर पुरुष को भी रखो उसमें, ऐसा रखना चाहिए सरकार को, ऐसा करो। नहीं सर, मैं एक्नॉलेज लेवल पे जानना चाह रही हूँ। देखो, यहाँ पर होता है भाई, पुरुषों के साथ आजकल इतना महिलाओं को सारा जो है इतने अधिकार मिल गए हैं कि जो है अगर कुछ भी कर दो, तो जैसा कि आप सभी लोग देख भी रहे हो यूट्यूब वगैरह पे, फेसबुक वगैरह पे भी देख रहे हो, तो पुरुषों को भी गलती नहीं होती, उसके बावजूद भी महिलाएं वहाँ पे क्या कर रही हैं, वहाँ पे उसको गलती बता देती है ना। आप लोग देख ही रहे हैं। तो इस तरीके से साथ साथ बाहर के साथ साथ अभी मैं कुछ दिन पहले न्यूज में पढ़ी थी कि आर्टिकल 498 निरस्त कर दिया गया है। और तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये फिर घरेलू हिंसा में मेल पर्सन भी इंक्लूड हो जाते हैं। हाँ, नहीं देखो, घरेलू में अभी अब आजकल दिल्ली लेडीज प्रधान राज्य है, और बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा और भी राज्य ऐसे ही बनते चले जा रहे हैं आजकल, है ना। सारे राज्य लेडीज प्रधान बन जाएंगे तो फिर जाए पुरुषों का फिर तो हनन शुरू हो जाएगा, है ना। पुरुषगण ध्यान रखे भाई।
है कि नहीं? घरेलू हिंसा में सर विशेषकर महिला और बच्चों सर। हाँ, उसमें तो वही है, वहाँ पे तो वही है भाई, उसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु इनका कहना है कि भाई पुरुष को भी मेंशन करो, हम उनकी बातें पे चर्चा कर रहे हैं, है ना। चलो, बाकी आपको यही सोचना है, यहाँ अभी कोई ऐसा संशोधन नहीं हुआ घरेलू हिंसा में डाल दिया गया पुरुष को, ऐसा मत सोचिएगा कोई भी व्यक्ति, ठीक है भाई, वरना आप लोग गलत कर जाओ, पुरुष लिखा रहेगा तो काट देना ऑप्शन को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखिए यहाँ पे जरा। नहीं सर, वो तो क्लियर है। एक देखो, दिव्यांगजन अधिनियम था, मैंने आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, 2016 वही प्रश्न है, और जरा ध्यान से करिएगा, दिव्यांगजन अधिनियम से प्रश्न पूछा गया है कि विनिर्दिष्ट दिव्यांगताओं का न्यूनतम प्रतिशत जो है दिव्यांगता के प्रमाणित व्यक्तियों के बेंचमार्क विकलांगता या दिव्यांगता या डिसेबिलिटी व्यक्तियों के रूप में परिभाषित 40। वेरी गुड। 40%। अब मैं आप लोगों को 3-4 बातें बताऊंगा, उसे ध्यान से सुनिएगा, या तो मेंशन करिएगा अपने कॉपी पर, लिखिएगा, ध्यान से सुनिए। पहली बात यह है कि आप जानते हैं आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, म्यूट हो जाइए, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 का आया, और 2016 से पहले ये एक्ट और एक्ट था, उसका नाम था पीडब्ल्यूडी एक्ट, पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट था, वो 1995 का था, 1995 का था। यूएसए की अगर बात करें, अगर हम बात करें तो ये जो आया था 1998 में आया था यूएसए में, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, संसद ने जब ये आरपीडब्ल्यूडी एक्ट को पारित किया था तो 2016 में पारित किया था, ये तो आपको अच्छी तरीके से पता है। लागू जब हुआ तो 16 जून 2017 को लागू हुआ, 16 जून 2017 को लागू हुआ ये, ठीक है। आरपीडब्ल्यूडी के अंतर्गत ये एक बात कही गई है 6 से 18, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक बात कही गई है कि 6 से 18 वर्ष की आयु के बीच बेंचमार्क दिव्यांगता वाले जो प्रत्येक बच्चे होंगे, उन बच्चों को मुक्त और जो है मुक्त और अनिवार्य शिक्षा के जो जिक्र किया गया था, इसी में किया गया 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, 6 से 18 वर्ष के बच्चे, 6 से 14 याद आ गया मुझे, 21 का आर्टिकल, 18 लिख लीजिए, 6 से 18 लिख लीजिए, ठीक है भाई, ये याद रखना आपको। और एक बात और ध्यान रखना, वो भी इंपॉर्टेंट है कि बेंचमार्क जो दिव्यांग वाले व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों को सरकारी संस्थानों का जो आरक्षण है वो 3% से बढ़ाकर कितने परसेंट कर दिया, पहले पीडब्ल्यूडी में कितना था, 3% था, अब उसको बढ़ाकर 4% कर, हाँ 4% कर दिया, ये ध्यान रखना है आपको। अच्छा, इसके लिए जैसे आप जानते हैं कोई फंड बनाया जाता है, जैसे समुदाय के लिए संसाधन का फंड बनाया गया था, एक याद होगा आप लोगों को, मैंने करवाया है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में, है ना, फंडिंग के लिए। तो ऐसे ही इसमें दिव्यांगजन अधिनियम के लिए भी एक फंड बनाया गया। उस फंड में अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रीय और राज्य निधि नाम रखा गया। किसका निर्माण हुआ था? राष्ट्रीय और राज्य निधि का निर्माण हुआ था इस अधिनियम में, और मैंने आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, ये बता चुका हूँ आप सबको, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूँ तो बेंचमार्क दिव्यांगता के अंतर्गत जो रखी गई है ये न्यूनतम आयु, यहाँ पे न्यूनतम प्रतिशत, तो वो आप देख रहे हैं न्यूनतम प्रतिशत है आपका 40%, ये आप देख ही रहे हैं, क्वेश्चन आया हुआ है। विश्व दिव्यांगता दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा, इंपॉर्टेंट है। सम्मिलित करने वाले में आप लोगों से ये प्रश्न मिल सकता है आप सभी को। 2011 में जब जनगणना हुई तो ये भी मैंने बता चुका हूँ एमपीपीएससी वाले बच्चों को, जब 2011 में जनगणना कर रहा था तो उस दौरान मैंने बताया था कि भारत में दिव्यांगता का जो परसेंटेज बताया गया था 26.28 मिलियन बताई गई थी, 26 पॉइंट ऐसे डेटा में मिल सकता है, ये डेटा याद रखना होगा आप लोगों को थोड़ा सा, है ना। 26.8 मिलियन, देश की कुल आबादी है 2.21%, यह तो आपको भली भांति तरीके से पता होना ही चाहिए। विश्व बैंक ने बताया है, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, विश्व बैंक ने बताया है कि दिव्यांगता 40 मिलियन लोग हैं। तो याद रखना, जनगणना हुई, किस और डेटा मिला, लेकिन जो विश्व बैंक वाले थे उन लोगों ने कहा कि दिव्यांगता 40 मिलियन लोग हैं, 40 मिलियन लोग हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, बस इतनी पॉइंटें जो हैं आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो समझो कि अगर दिव्यांगता से संबंधित कोई भी प्रश्न आया, गलत कर ही नहीं सकते हो, गारंटी है मेरी कि सिर्फ इतनी पॉइंट जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है यही पता होना चाहिए आप लोगों को। बस आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने ये, और ये लग रहा है अच्छा कुछ प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है कार्यस्थल पे। अब बताइए जरा गरिमा जी, ये आज का ही टॉपिक है, बताइए कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न निवारण अधिनियम का अधिदेश क्या हो सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, मैंने आप लोगों से बताया भी है भाई कि अप्लाइड प्रश्न देखो इस तरीके से मिलते हैं, प्रश्न ऐसे ही मिलेंगे। तो अब आपको मैं बता देता हूँ, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा आप लोग। पहली बात तो ये कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न निवारण अधिनियम कब आया है? इस अधिनियम को ध्यान रखना होगा 2013 में आया है। पहली बात, कब लॉन्च किया गया था इसको? 22 अप्रैल को, याद है ना आप लोगों को? 2013
जी सर। हाँ, बहुत बढ़िया है। तो ध्यान रखने वाली बात आप सबके लिए ये है यहाँ पर कि अनुपालन नीति की मसौदा बनाना, भाई मैंने ये पढ़ा नहीं रहा था आप लोगों को कि इसके लिए कौन बना रहा था 10 दिन के लिए, समिति बना रही थी, काम कर रही थी। कौन काम कर रहा था, मसौदा कौन बना रहा था वहाँ पे, समिति तो बना रही थी। 10 दिन के बाद ही तो वहाँ पे कार्रवाई हो रही थी। तो बात बोलो सही है कि नहीं, अनुपालन नीति का मसौदा बनाना होगा। यहाँ पर ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आंतरिक शिकायत, अब देखो आ गया भाई साहब, पॉइंट नंबर बी डिक्टो लिख दिया वही कॉपी। मैंने ये भी बोला है आप लोगों से आज की क्लास में कि आंतरिक शिकायत समिति बनाना भी इसी का पार्ट मिल जाता है। भाई ये भी आपका 110% सही है। अच्छा आप जरा बताइए, कभी मैंने ये जिक्र किया कि अधिक महिला कर्मियों की भर्ती लेता है ये? कभी मैंने बोला आप लोगों से आज वाली क्लास में? गलत हो जाएगा। नहीं बोला ना, तो फिर काटो इसको। नहीं, सही गलत है। हाँ, ऐसे प्रश्नों को देखो मैं बताऊँ, जो ये बहुत इजी प्रश्न है, सिर्फ समझना है। समझ के अगर कर लोगे तो कर जाओगे, पक्का बता रहा हूँ। अगर नहीं समझ के करोगे ना तो फिर गलती करोगे। देखो कर्मचारी, अब देखो एक ऑप्शन डी को, कर्मचारियों का कानून संबंधी प्रशिक्षण देना। बताइए जरा, अच्छा कर्मचारियों के संबंध में जितने भी कर्मचारी रहेंगे, अगर प्रशिक्षण ही नहीं दोगे भाई तो फिर कैसे वो फॉर्म भरेगा? अगर जो महिला, अगर मान लो उसके साथ जो वो चीज़ें हुई हैं, जो फॉर्म भरने की प्रोसीजर हो रहा है, प्रक्रिया हो रही है, तो अगर वो अशिक्षित महिला है, लिखित मानता है वो बात, तो लिखित होने के लिए कर्मचारियों का कानून संबंधी प्रशिक्षण देना भी होगा। प्रशिक्षण देना कि वहां पर किस तरीके से क्रियाविधि को निपटारा किया जाएगा, उस समस्या का समाधान कैसे किया जाएगा, ये चीज़ें बताना चाहिए उस कर्मचारियों को, पता होना चाहिए वहाँ के कर्मचारी को और सदस्यों को। तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। ऑप्शन नंबर ए भी सही है, बी भी सही है और डी भी सही है। और इससे सरल प्रश्न हो ही नहीं सकता। जो नहीं इसके बारे में जानते होंगे उनके लिए तो टफ होगा, सही बता रहा हूँ। और ये बहुत ही इजी प्रश्न बना यहाँ पे आप सबके लिए। तो आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा ए बी डी। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए। हाँ, बस ऐसे आपको समझ के करोगे सब कुछ आएगा। बाकी कुछ है ही नहीं सोशल वर्क में भाई, सिर्फ बस समझना है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और कुछ नहीं। अब बता देता हूँ यहाँ पे देखो, अगर आपको यहाँ पे शब्द अगर समझ में आएंगे, एक मिनट थोड़ा सा रुकना, अगर यहाँ पे आप लोग शब्द समझ जाएंगे तो फिर कर लेंगे। अब बहुत ध्यान से करिएगा। यूएनसीआरसी निम्नलिखित में से डैश को छोड़कर सिविल, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अधिकारों का एक समुच्चय की ओर ध्यान आकर्षित करता है। पहले मैं एक चीज़ बता दूं ताकि कंफ्यूज मत होइए आप लोग। यूएनसीआरसी का पूरा नाम बता देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो और आप इजीली कर सके हो ऐसे प्रश्नों को, है कि नहीं। तो देखिए, पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है, इसका नाम है यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूज, या रिफ्यूजी आप कह सकते हो, या इसको हिंदी में बोलिए शरणार्थियों हेतु संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त। बस अब आप सोचिए कि इसका तो भाई मुख्यालय तो जिनेवा में है, ये बात आपको पता है। इसकी स्थापना 3 दिसंबर 1949 को हुई थी, ये भी आप जानते ही होंगे, यूजीसी वाले बच्चे जानते होंगे ये, है ना। और अगर इसके उद्देश्य की बात करूँ तो सबसे इसका उद्देश्य ही तो पूछा है यहाँ पे, शरणार्थियों की समस्या के प्रति आपात राहत की बात करता है, ये पुनर्वास की बात करता है, ये सहायता की बात करता है, ये सहायता देने की बात करता है, ये समस्या का निदान करने की बात करता है। भाई बताइए, उत्तर जीविका एक है, संरक्षण एक है, आजीविका है और आपकी सहभागिता है। यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, आजीविका इज़ द राइट आंसर है यहाँ पर। अब कैसे है, अब ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, इस पे समझने की कोशिश भी करिएगा इसको, क्योंकि जब इसने कहा कि समस्याओं के प्रति आपात राहत पुनर्वास सहायता के संबंध में सुरक्षा प्रदान करता है, प्लस में साथ ही साथ वो जो है काम करता है, काम क्या करता है और क्या काम करता है, वो निदान करने की बात करता है। और कहता है कि यह जो है यूएनसीआरसी को छोड़कर, उत्तर जीविका को छोड़कर, संरक्षक को छोड़कर, सहभागिता को छोड़कर कौन सी काम की तरफ नहीं जाता भाई, कौन सी काम की तरफ आकर्षित होता है, वो आजीविका की तरफ आकर्षित होता है। बात तो यही है ना कि ये देखो 3 आते हैं इसमें, प्रश्न को समझिए अच्छे से कि इसमें कह रहा है कि भाई यूएनसीआरसी जो है भाई सिविल को, राजनीतिक और आर्थिक और सांस्कृतिक अपराधों को, ठीक है, निम्न में से किसको छोड़कर, जो सिविल इस तरीके से आप देख रहे हैं समुच्चय को आकर्षित होगा, ऑप्शन में जाना था हमें, आजीविका को ही, आजीविका को। प्रश्न समझे? हाँ, जैसे सर आजीविका के शरणार्थी को आजीविका के लिए तो कुछ दिया जाएगा, सहभागिता पार्टिसिपेशन होना चाहिए कि नहीं होना भाई। सबसे बड़ी शब्द यह है, इसको गोला बना रहा हूं, इसको समझिए, छोड़कर इसको समझिए और प्रश्न पढ़िए, फिर जवाब दीजिए। बताइए
क्या होना चाहिए इसका? हाँ, क्या करें? आजीविका सोर्स है तो सर, आजीविका भी तो मतलब शराब। आपकी आवाज़ मेरे पास नहीं आ रही, शायद आप मेरी ही बात रिपीट कर रहे हैं जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, शायद ऐसा ही कुछ आप बताना चाह रहे हैं। जो मैं बोला हूँ वही आप बोल रहे हैं, शायद रिपीट कर रहे हैं, आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ। तो ध्यान रखिए, UNCRC के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये आप ध्यान रखना, इसमें एक नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला था और उसको ध्यान रखिए। और ये जब मिला था 1955 और 1981 में मिला था, 1981 में, 1955 और 1981 में, ठीक है। इसी के दौर में शांति नोबेल का पुरस्कार मिला था। संयुक्त महासभा के द्वारा जो निर्वाचित उच्चायुक्त होते थे, ये महासभा को एक आर्थिक सामाजिक परिषद के द्वारा निर्धारित की गई थी, ये ध्यान रखना। आज वर्तमान में इसके जो अगर एक प्रकार से बताऊं मैं, एक उच्चायुक्त हैं कौन, एक प्रकार से हाई पोस्ट पे रखा कौन गया है, तो याद रखना इटली का एक नाम है फिलिपो ग्रांडी, फिलिपियो ग्रांडी, ये वर्तमान में है। और सबसे पहला जो थे, सबसे पहली बार उनका नाम था गेरिटियान, उनका सबसे पहला नाम था। प्रथम अगर कोई पूछा उच्चायुक्त करके तब आप बताना। और राजदूत कौन है, तो क्रिस्टीना मारिया नाम है उनका, क्रिस्टीना मारिया राजदूत हैं इसकी, ठीक है, UNCRC के। तो बस ये प्रश्न अच्छा था, सरल था और ये फैक्ट पे था। किस पे था? फैक्ट पर। जिनको इन सारे शब्दों के बारे में मतलब पता है वो आसानी से ये प्रश्न कर सकता था, ठीक है। आजीविका इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सही होगा, C फॉर चेन्नई, 3 वाला। एक प्रश्न और लीजिए, UNCCC, अच्छा भाई यहाँ तो पहले, अच्छा इसका पूरा नाम बताना है, फुल फॉर्म बताना है, चलो बताओ अब पूरा नाम बताओ। UNFCC, क्या होना चाहिए? श्री सर, अच्छा यूनाइटेड, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, वेरी गुड, ये आपका सही हो जाएगा फिर। और ये आपको मैं बता दूं, इसका मुख्यालय जिनेवा में है। कहाँ पर है? जिनेवा में है। और ये आपने नाम सुना होगा एक ब्राज़ील में, जो अभी मैंने थोड़ा सा चर्चा भी किया है आप लोगों से, रियो डी जेनेरियो के बारे में अभी भी चर्चा भी किया है। तो रियो डी जेनेरियो में जब मैंने बताया आपको, तो उस समय जब सम्मेलन हुआ था 3 से लेकर 14 जून के बीच में हुआ था 1992 में, तो उस दौरान इसके बारे में चर्चा किया गया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन को लेकर बात किया गया था वहाँ पर, ठीक है। और इसकी जब अच्छा रिपोर्ट पूछा जाता है, पहली रिपोर्ट मतलब इसकी जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है 2016 में, अभी ये हाल की बात है समझो, अब 2021 है, बहुत पुरानी बात है, परंतु ये प्रश्न बनता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक राष्ट्रीय परिस्थितियों पर इसने रिपोर्ट दिया, राष्ट्रीय ग्रीन हाउस गैसेस पे भी दिया था, राष्ट्रीय ग्रीन हाउस गैसों पर दिया था, और एक था समन आधारित कार्यकलाप थे, मतलब कुछ क्रियाविधि थी, एक्टिविटीज़ थी, उन क्रियाकलापों के बारे में बात हुआ था। वित्त की बात, फाइनेंस की बात भी हुआ था, प्रौद्योगिकी के बारे में भाई बात हुआ था, ठीक है, ये भी चीज़ हुई थी। और घरेलू निगरानी की रिपोर्ट भी इसने दिया था, ठीक है। इतनी बात आप ध्यान रखिएगा। UNFCC, या आप ध्यान रखिएगा यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन नंबर C आपका सही जवाब, 3rd वाला, ठीक है भाई, 3rd सही जवाब है इसका। अच्छे प्रश्न है सारे के सारे अपने आप में। अब देखो ये प्रश्न बच्चे कंफ्यूज होंगे, ये फैक्ट वाला प्रश्न है और कंफ्यूज होंगे पक्का, गारंटी है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसको आप बोलते हो ILO का बाल श्रम उन्मूलन, जिसको आप कहते हो IPEC से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम वर्ष बताओ। अच्छा पहले तो ILO के बारे में बता देता हूँ। ILO के बारे में आप जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, 1919 में, बोलिए ये बात तो ठीक है, 1919 में स्थापना हुई थी, जिनेवा में मुख्यालय था इसका भी, क्लियर होगा तो। अच्छा ये देखो बाल श्रम उन्मूलन क्या है भाई? बाल श्रम उन्मूलन के बारे में बात, ये 26 सितंबर है, 26 सितंबर 1994 में ये अब देखो ना ही तो 1994 ऑप्शन में है, ना ही 1919 है। तो अब आप समझ गए होंगे प्रश्नों का मैटर कि भाई उसका संबंध पूछ रहा है अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम वाला वर्ष। इन दोनों का मित्रता कब हुई कि अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम बना दिए थे ये लोग?
तो मैं आपको बता दूं, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संयुक्त के बाद जब ये 1992 जिस समय रियो डी जेनेरियो सम्मेलन में वहाँ पे कर रहे थे, तो उस दौरान में, उसी दौरान की बात मैं कर रहा हूँ, IPEC अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम बाल श्रम के उन्मूलन का उद्देश्य को लेकर प्रगतिशील उन्मूलन की दिशा में काम करने के लिए इन्होंने बंधुआ मजदूर और खतरनाक काम काज इत्यादि जैसी क्रियाविधियों पर जिक्र किया था कि हम भाई बच्चों से इस तरीके से काम नहीं लेंगे या हम इस तरीके के नहीं काम करेंगे। बहुत सारे रूल बनाए थे और आप लोगों को मैंने अभी हाल ही की जो क्लास बताया था वहाँ पर पढ़ाया भी था कि भाई व्यवसाय के रूप में अलग आया था, याद आया, और एक प्रणाली के रूप में अलग कार्य दिए गए थे बच्चों के लेकर, याद आया आप लोगों को? बच्चों को लेकर नहीं याद आ रहा? 18 इसमें बताया था मैंने, 14 इसमें बताया था, बहुत जल्दी जल्दी भूल जाते हो आप लोग, तो इसका ध्यान रखा करें। ये सारे के सारे क्वेश्चंस वहीं से आते हैं। और ध्यान रखना कि बाल श्रम उन्मूलन और ILO की बात हो रही है, ये 1992, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे आपका करेक्ट जवाब है। यहाँ पर ये अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम यही हुआ था प्रगतिशील बनाने के लिए एक प्रकार से, ठीक है, 1992 में। ये ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। ऑप्शन में मिलेगा आपको 1919 भी मिल सकता है, हालांकि मान लीजिए उसकी देख लीजिए एक प्रकार से आपके साथ अच्छा काम किया है कि कोई ऑप्शन मैच करवाया ही नहीं है उनकी स्थापना के लिए, नहीं तो बच्चे सीधा सीधा गलत कर देते, लगा देते इसको 1919 को लगा देते बच्चे, फिर तो सीधा सीधा गलत हो जाता है। ऐसा तो किया ही नहीं UGC वालों ने, है ना, अच्छा काम किया था वहाँ पर, है कि नहीं। चलिए आगे बात कर लेते हैं CARA के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है UGC बच्चों के लिए, भाई ये प्रश्न पूछा जा सकता है दोबारा से भी CARA को लेकर। और ये वही है जिसको आप लोग कहते हो केंद्रीय दत्तक ग्रहण और संसाधन अभिकरण डैश मंत्रालय। अच्छा भाई आप लोग जानते हैं केंद्रीय दत्तक ग्रहण के अंतर्गत, पहली बात तो ये ध्यान रखिए आप लोग, ये इसकी स्थापना 2 जुलाई 1998 को हुई थी। क्लियर, पहली बात। अच्छा, निर्णय के आधार पर अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय जो है इसके माध्यम से, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय जिसको CARA बोलते हो आप, को सोसाइटी एक्ट के तहत 1860 के तहत इसको रजिस्टर्ड किया गया, पंजीकृत किया गया। और ये 18 मार्च 1990 को यह स्वतंत्र एक संगठन के रूप में आ भी गया था, स्वतंत्र संगठन के रूप में आ भी गया था, ठीक है, संसाधन अभिकरण के रूप में, ठीक है। ये आप ध्यान रखें 18 मार्च 1990 वाला, ठीक है। ये 1998 जो है इसको हटा दीजिए आप, ठीक है, इसे हटा दीजिए, 1990 वाला ध्यान रखिए, ठीक है, ध्यान रखिए, ठीक है। आगे हम बात करते हैं इसके अंतर्गत। देखो ये पता है आपको, महिला और बाल कल्याण से संबंधित है। दस्तक ग्रहण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से दस्तक बालक अपने जैविक माता पिता से अस्थायी रूप से अलग होकर सभी अधिकार और उत्तरदायित्वों को, बात को समझ रहे हैं आप लोग, बात समझ रहे हैं? अस्थायी रूप से क्या हो रहा भाई, वहां से वो उस रूप से अलग हो गया और सभी अधिकार और उत्तरदायित्व के साथ वो दत्तक माता पिता को जैविक माता पिता की तरह विधवत पुत्र पुत्री बनकर रह रहा है। यही तो बात है ये CARA, बालक के सर्वोत्तम हितों की बात करता है ये। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही होना चाहिए बताइए जरा, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण कि महिला और बाल कल्याण, दोनों में से बताइए जरा। ये तो नहीं होगा भाई, ये भी नहीं होगा, बोलिए कौन सा होगा? जी सर। हाँ, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय जो था वो CARA के सोसाइटी एक्ट 1860 के तहत रजिस्टर्ड किया गया था उसको, वो नहीं है ये आपका, ये गलत हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर C फॉर चेन्नई यानी थर्ड पर करेक्ट जवाब होगा। तो ये सारे फैक्ट वाले क्वेश्चंस हैं, थोड़े से आप उसको भी समझने की कोशिश करिए, है ना। बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को? चलिए यस सर। अब देखो व्यावसायिक समाज कार्य, अगर आप लोग जानते होंगे, अब मेरी बात को समझिए। अच्छा, जब व्यवसाय समाज कार्य की बात हो रही है और ये कह रहा उत्पत्ति बताइए, उत्पत्ति बताना है आपको, व्यवसाय समाज कार्य की उत्पत्ति बतानी है आप लोगों को, तो आप ये कहेंगे कि दान और धार्मिक, आपने नाम सुना होगा लेन क्लार्क प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल वर्क के बारे में, जब उसने प्राचीन युग, मध्य युग और आधुनिक युग के बारे में बात कर रहा था तो उस समय उसने बताया भी था भाई वो प्रक्रिया वहीं से आई हुई है,
तो इसलिए व्यवसाय समाज कार्य की उत्पत्ति इसको मानेंगे हम लोग। दान और धार्मिक शिक्षा से उत्पत्ति की बात हो रही, वहीं से निकल के आ रहा है ये सारी सारी चीज़ें। यहाँ ये नहीं पूछ रहा है आप लोगों से कि अभी इस समय वर्तमान की प्रक्रियाएं कैसी चल रही हैं। व्यवसाय समाज कार्य नहीं पूछ रहा है आपसे कि व्यवसाय समाज कार्य है क्या, ये नहीं पूछा है आपसे। आपसे पूछा उसकी उत्पत्ति पूछा। अगर समाज कार्य व्यवसाय समाज कार्य क्या है तो फिर दान गलत हो जाएगा, फिर आपका दान गलत हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर आपका दान सही होगा, ठीक है। बात समझ गए? पहले दान से ही तो आ रही थी। पहले समय में क्या हो रहा था प्राचीन में? दान निर्धनों के लिए, निर्बल व्यक्तियों के लिए, आश्रित व्यक्तियों के लिए क्या काम किया जा रहा था। बाद में मानवतावाद में जो है मानवतावाद आया मध्य युग में, और आधुनिक युग में क्या हुआ, दान और मानवता को दोनों को जोड़ दिया था लेन क्लार्क ने, है ना। तो ये सही है। परोपकारी क्रिया होगी शामिल, मानवतावादी होगी भाई, 110% होगी। गलत क्यों कर रहे हो आप लोग, बोलो हाँ। और सामाजिक सुधार आंदोलन होगा, बोलो। जी सर। बिल्कुल होना चाहिए, शाबाश। अच्छा देखो, जो यहाँ पे लिखा हुआ है लोकतावित्व, बताइए जरा ये क्या है, पता है आपको भाई? लोकतंत्र नहीं है, उसकी विचारधाराएं क्या समाज व्यवसाय समाज कार्य की है। जी सर। हाँ, करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर 4 वाला सही जवाब हो गया आपका। ये प्रश्न अच्छा था और सरल था ना, बहुत सरल प्रश्न आया था, है कि नहीं, बताइए। ये प्रश्न, हाँ ये प्रश्न देखिए। अब भाई साहब इनका नाम आ गया गार्टन हैमिल्टन का, सोशल वर्क में ये इतना फेमस है। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जब आप 2004 से लेकर 2011 तक आपने क्वेश्चन पेपर कर रहे थे, तो आप कहीं ना कहीं जस्सी ड्राफ्ट को देख रहे थे, ऑटो रैंक को देख रहे थे, आप बहुत सारे विद्वानों का नाम देख रहे थे, बहुत पुराने पुराने विद्वानों का नाम देख रहे थे, है ना। ऐसा कुछ मैं कह सकता हूँ, आप लोगों ने देखा है ना, बहुत पहले। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं, देखो अब समय जैसे बदलता गया, ये 2019 का क्वेश्चन पेपर है, अब 2020 में वैसे जैसे आपको मैं बता रहा हूँ ऑटो रैंक जस्सी ड्राफ्ट वगैरह जैसे बार बार रिपीट हो रहे थे, ठीक उसी प्रकार से गार्टन हैमिल्टन भी 2021 में रिपीट होने वाला है, ध्यान रखिएगा। प्रस्ताविक सामाजिक व्यक्तिक कार्य के बारे में बात कर रहा है कि सोशल केस वर्क में। अच्छा इसकी जानते हैं आप लोग, किताब ही है ऑलरेडी, इसकी एक किताब ही है, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल केस वर्क भाई साहब की। और ये महोदय कहते हैं, अच्छा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल केस वर्क किसने दिया है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल केस वर्क किसने दिया, गार्टन हैमिल्टन का ही नाम जोड़ो, उसका भी नाम जोड़ो। लेकिन यहाँ पे पूछा मुख्य पूर्व धारणाएं नहीं है, इसको हम करेंगे गोला। अब इसको गोला करके लगाएंगे सवाल को। चलो शुरू करते हैं। बताइए, व्यक्ति और समाज एक दूसरे पर निर्भर होता है। बात बता देता हूँ मैं आप लोगों को, जब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल केस वर्क की बात है ना, उसी में है ये बात कि व्यक्ति और समाज एक दूसरे से निर्भर है। बोलो, जब ये निर्भर है तो ये बात होगी इसकी सही, यहाँ पे राइट है रॉन्ग, बोलिए जरा एक बार। तो सही है सर, राइट है। तो ये राइट, फिर इसको हम काट दें, ये नहीं होगा ऑप्शन में ना, काट देते हैं, ऐसा करें, बोलिए हाँ भाई बोलो, हाँ काट देते हैं, ठीक है। ऑप्शन देखो यहाँ पे बी की, सामाजिक ताकतें व्यवहार और अभिवृत्ति का प्रभावित करता है। भाई देखो, अगर आप यहाँ पे हैमिल्टन का नाम नहीं पता है तो सिंपल सी बात सोचो, समाज कार्य का सिद्धांत पढ़ाया है मैंने आपको, तो आप सोचो क्या समाज का जो सामाजिक ताकतें हैं वो व्यवहार और अभिवृत्तियों को प्रभावित नहीं करेगी। अगर बच्चा आज विराट कोहली है, कैसे उसके अंदर ईगो आ गया, भाई मैं बहुत अच्छा खेल रहा हूँ, तो ऑटोमेटिक ईगो आ गया उसके अंदर। तुम अच्छा प्रोसेस काम करोगे तो भाई जाहिर से ऑटोमेटिक तुम्हारे अंदर वो ईगो आना शुरू हो जाता है, मनोवृत्तियाँ, एटीट्यूड आना शुरू हो जाता है। तो क्या ये प्रभावित करेगा नहीं करेगा, हाँ या ना, बोलो बोलो, अरे भाई हाँ यार, जी सर। हाँ तो ये भी सही हो जाएगा फिर, यानी ये तो गलत हो गया फिर तो। अच्छा, व्यवहार अप्रत्यायिक घटना है जिसे समझा नहीं जा सकता है। लो भाई, हम व्यवहार नहीं समझ सकते, कोई सेवार्थी है, किसी ग्रुप है, किसी कम्युनिटी के वर्क का है, हम समझ नहीं सकते, तो अब इसको सही करो फिर, तो ये तो होना चाहिए इसमें, तो सही करो इसको। अच्छा, समाज कार्य समाज कल्याण सर्वोपरि है, समाज का कल्याण सर्वोपरि है, ये देख लो भाई। नहीं सर, सर्वोपरि कहाँ से हो गया, गलत जवाब। ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा, आपका यहाँ पर बी सही, सॉरी यहाँ पर आपका इस ऑप्शन में सी सही है, डी सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी, यानी 4 वाला सही है।
ये प्रश्न टफ नहीं था, ये सिर्फ आप लोग समझना था आपको बस। ये तो नाम दे दिया, ये तो भाई साहब हर एक विद्वान कहता है कि भाई ऐसा होना चाहिए, हर ऐसा काम होना चाहिए, सबका पॉजिटिव सकारात्मक क्रिया विधि थी, हर एक विद्वान कहता है। नाम सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए करता है। हाँ भाई ऐसा भी मत कहना सोचना आप लोग की कॉन्सेप्ट दिया ही नहीं था। अच्छा प्रश्न आ रहा है मन, ये बहुत अच्छा प्रश्न आ रहा है और ये इसको आप स्टार मानिएगा। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात को, देखो शुरू करते हैं। आपने स्व का विकास की व्याख्या करने का सिद्धांत पूछा है। क्या पूछा है? सिद्धांत। बताइए जरा मुझे, आत्म दर्पण का सिद्धांत किसने दिया है? लुकिंग ग्लासेस ऑफ सेल्फ किसने दिया है? बोलो। कूले। फिर टिक मारो इसको, क्यों गलत कर रहे हो? फिर क्यों गलत करो भाई, टिक मारो। एक और चीज़ बताओ मुझे। अच्छा इसकी किताब का नाम याद करना तो देख लो, अगर आपको जानकारी के लिए रखना है तो याद रख लो। अच्छा मैं इनकी किताबों का नाम क्यों बताता हूँ पता है आप लोगों को? क्योंकि मैं आप लोगों को सोचता हूँ वो सारी किताबें याद हो जाएं, सोशल वर्क की जितनी चीज़ें हों। ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर, ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर इसकी किताब का नाम है, कोले का। अब देखिए G.H. मिड, जॉर्ज मिड। अच्छा ये बताओ जरा जॉर्ज मिड के बारे में तुम्हें पता ही होना चाहिए। मैंने आपको बताया था एक बार, आई मी एंड सेल्फ, किसी को पता है? आई मी एंड सेल्फ बोला है कि नहीं पढ़ाया है? बोलो। नहीं पढ़ाया है, पढ़ाया है? जी सर, पीडीएफ में भी पढ़ाया नहीं है इसके बारे में जी सर। भाई अभी मैंने, हाँ इसको मैं करवाया है इनका, जब मैं आपको सामाजिक स्तरीकरण पढ़ा रहा था उसमें पढ़ाया है उसको, सामाजिक स्तरीकरण का। ठीक है, वही पार्ट उसी का पार्ट है। और ये आई एंड मी, तब फिर भाई क्यों इसको गलत करोगे? इसको भी सही मारो। देखो इसने क्या किया, इसका जो सिद्धांत था माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी को लेकर, इसकी किताब ही थी एक। इसकी किताब का नाम अगर आपको याद करना होगा तो आप ऐसे नोट कर लीजिए कि माइंड, सेल्फ एवं सोसाइटी, आत्मा विकास का सिद्धांत है, आत्मा विकास का सिद्धांत है। तो इसने कहा आई मी एंड सेल्फ, इसने बोला। अब आप सोच रहे होंगे एक और नाम आता है सर, जो बोला था उसने कि क्या बोला था उसने, उसका नाम बताइएगा जरा। आई एम ओके यू आर ओके, थॉमस एंटोनियो हॉर्लेस, है ना? 1967 में बोला था आई एम ओके यू आर नॉट ओके, या आई एम ओके यू आर ओके। ये कोटेशन भी याद रखना, थॉमस का नाम है। ये भी प्रश्न आएगा एग्जाम में, 2021 में आएगा, क्योंकि 2020 में नहीं आया है ये आएगा जरूर। सोशल वर्क का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आई एम ओके और यू आर ओके वाला थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। अच्छा सिगमंड फ्रायड के बारे में, अच्छा ये बताइए जरा सिगमंड फ्रायड के बारे में आप लोग। सिगमंड फ्रायड महोदय आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, ईद, ईगो, सुपर ईगो। भाई इसी ने बोला है ना, व्यक्तित्व के तीन तत्व बोला है उसने। तो जरा मुझे ध्यान से आप लोग सोचिए, जरा ध्यान से सोचिएगा आप लोग। फ्रायड कहता था थेनाटोस में 2 मूल प्रवृत्ति थी उसकी। थेनाटोस में जब आक्रामक वाली व्यवहार करेगा तो बच्चा आत्महत्या की ओर जाएगा कि नहीं जाएगा? फ्रायड को सोचिएगा, थेनाटोस सोचिएगा, तो आत्महत्या की तरफ जाएगा ना जब आक्रामक वाला व्यवहार होगा। हाँ भाई होगा, वो जाता है वो आत्महत्या की तरफ, तो वो स्वयं को नुकसान पहुंचा देगा। ये थेनाटोस में कहा है, मूल प्रवृत्ति उसकी 2 थी। थेनाटोस में मूल प्रवृत्ति 2 थी, वहीं से ये बात लाई गई है। तो ये स्वयं को नुकसान के परिणाम की ओर जब बढ़ता है, ये सिगमंड फ्रायड का है। लो भाई मैकडूगल का नाम आ गया। मैकडूगल महोदय मानव व्यवहार को लेकर इन्होंने सिद्धांत दिया है, मानव व्यवहार को डार्वियन का सिद्धांत दिया है। किसका? डार्वियन का सिद्धांत दिया है इसने। तो मैकडूगल तो नहीं होंगे भाई, क्लियर। हॉरिस महोदय आई एम ओके। अच्छा एक बात ध्यान सुन लीजिए, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताई देता हूँ उनको हॉर्लिस के बारे में, आप लोग नोट कर लीजिएगा। कॉपी है तो सही है, अच्छी बात है, नहीं तो आप सुनिएगा ध्यान से। एक देखो बताया था आई एम ओके और यू आर ओके, इसका एक नाम रखा गया। जानते हो क्या नाम है इसका? ये एग्जाम में पूछेगा, यही दे देगा कि आई एम ओके यू आर ओके का बताओ इसका नाम क्या है, ये किस तरफ जाता है ये? तो ये जाता है वन डाउन पोजीशन। किस में जाता है? 1 डाउन पोजीशन में। इसको क्या बोलेंगे? 1 डाउन पोजीशन। क्लियर हो गया? ये पहला स्टेप था इसका, बस क्लियर।
और ये जानते किस पे आधारित था? हेल्पलेस से आधारित था, हेल्पलेस से आधारित था, हेल्पलेस पर आधारित था। ये पहला स्टेप, ये क्लियर हो गया। 4 बातें बताई थी। दूसरी बातें बोला कि आई एम ओके और यू आर ओके। अच्छा, यहाँ पर नाट लगाइएगा, पहले में नाट लगाइएगा, पहले में नाट करिएगा, नॉट। दूसरा बोला यू एम ओके, और दूसरे में भी कहा आई एम ओके तो यू आर ओके। और इसको जानते हो क्या बोला था? इसको बोला था हेल्थी पोजीशन, हेल्थ वाला पोजीशन, हेल्थी पोजीशन बोला था। और इसमें जानते क्या होता है? हैप्पी होता है। यही ग्रीन है आपका, ये ग्रीन, इसको ग्रीन भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? ग्रीन। ये ग्रीन है, ठीक है। इसको ग्रीन स्टेप में बोला कि बच्चा जो होता है हैप्पी होता है, खुश होता है, तो यानी रिप्रेजेंट कर दिया ग्रीन से, सिंबल है एक प्रकार से ग्रीन इसका। और तीसरा था आपका आई एम नॉट ओके या यू आर नॉट ओके। इसमें भी नॉट और इसमें भी नॉट। इसको बोला था होपलेस पोजीशन। कौन सी पोजीशन? होपलेस पोजीशन। और इसको बोला जाता है होपलेस पोजीशन। और यहाँ पर आपको वही चीज़ है ना, होपलेस ही, बस ये एक बात है, इसी को याद रखिए। यहाँ नहीं आएगा, यही 2 पूछता है, यही 2। 4 है, एक लास्ट बता देता हूँ। और एक है आई एम ओके यू आर नॉट ओके। पहले में ओके है, दूसरे में नॉट ओके है, दूसरे में नॉट ओके है। और ये कौन सी पोजीशन थी? 1 अप पोजीशन, 1 अप पोजीशन, यानी एंग्री वाला। एक व्यक्ति क्या है यहाँ पे? एंग्री हो रहा है। जो ओके नहीं है वो तो एंग्री होगा ना। क्या होगा भाई? गुस्सा नहीं करेगा वो एंग्री होगा। तो क्रोध वाला बच्चा यहाँ पे आ रहा है। तो क्लियर रखा, इसको ध्यान रखना। यहाँ से मैं बता दिया हूँ, एक प्रश्न आना तय है, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। इसे ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे बात करता हूँ। इस प्रश्न का जवाब बता दीजिए मुझे। इसको सीरीज में लगाना भी आता है क्या? जी क्या? तो सीरीज में लगाने के लिए भी आता है क्या? कोई में नहीं, इसकी सीरीज तो तरीके से नहीं, सीरीज तो अगर आती है तो पूछा जा सकता है कि हेल्पनेस पहले होगा, होपनेस होगा, और यहाँ पे हैप्पी था ना। नहीं, यहाँ पे वो था हैप्पीलेस, वो आपका क्या हो गया था? यहाँ पे होपलेस हो गया था, होपलेस है ना। अब पहले में आपका क्या था? हेल्प था ना, हेल्प था पहले में, हेल्प। और दूसरे में आपका क्या था? हैप्पी। तीसरे में आपका क्या था? होपलेस। और चौथा था एंग्री। ये क्रम लगा सकता है। हाँ, ये क्रम भी पूछ सकता है आपसे, क्रम भी पूछ सकता है, ठीक है। चलो, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। अच्छा प्रश्न था ये, बहुत बढ़िया प्रश्न था ये। और इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बोलिए जरा। 1 2 C सही है भाई, ABCD, यही 4D, ठीक है। तो हाँ, बस आज के लिए इतना ही रखो। मैंने ज़्यादा चर्चा कर दिया है, डीप में गया हूँ, हर एक प्रश्नों के बारे में समझाया भी हूँ आप लोगों को, हर एक कॉन्सेप्ट दिया हूँ, है ना। तो आज के लिए इतना ही रखो। और कल हम लोग जो है यूनिट सेकंड करेंगे पूरा, एक दिन में पूरा कंटेंट पूरा कंप्लीट करेंगे यूनिट सेकंड का, है ना, कल, ठीक है भाई? क्लियर है? सर ये किस बात का पेपर था सर? ये समाज